नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, हमने जो है बाल विकास के 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज हम जो है पार्ट थर्ड की बात करेंगे। पार्ट थर्ड में आज हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था के बारे में। तो गर्भावस्था में बालक का विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, गर्भावस्था में बालक का विकास। गर्भावस्था में विकास, तो यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं गर्भावस्था में बालक का विकास कैसे होता है। अब देखिए साथियों, गर्भावस्था जो है कितने दिन की अवस्था होती है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ तो बीज जो है अर्थात शुक्राणु और अंडाणु दोनों के मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है। शुक्राणु को हम यहाँ पर बीज भी कह देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। शुक्राणु अर्थात बीज, जब ये जो है अंडाणु के साथ मिलता है, जब यह अंडाणु के साथ मिलता है तो दोनों के मिलने से क्या बनता है, दोनों के मिलने से यहाँ पर जो है जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट, जाइगोट को हम संयुक्त कोष बोलते हैं हिंदी में, संयुक्त कोष। जाइगोट क्या होती है, जाइगोट एक कोष की अवस्था होती है, एक कोष की होती है, एक कोशिका का निर्माण हो गया। जाइगोट एक कोशिका होती है जो कि सुई के नोक के आकार के बराबर होती है। सुई की जो नोक होती है उसके बराबर जाइगोट का आकार होता है, सुई की नोक के बराबर। तो ये आपको ध्यान रखना है। गर्भावस्था की हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ, शुक्राणु अर्थात बीज और अंडाणु के मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट को हम संयुक्त कोष कह देते हैं। जाइगोट एक कोष की अवस्था होती है और इसका आकार सुई की जो नोक होती है उसके बराबर होता है। तो ये जाइगोट हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपको, देखिए जैसे ही ये अंडाणु जो है इसके अंदर जब शुक्राणु एंटर कर जाता है तो एंटर करने के बाद जो है इस प्रकार से जो है इसमें प्रवेश कर जाएगा और इसके बीच में जो है इस प्रकार व्यवस्थित हो जाता है। अब ये जो अंडाणु की जो दीवार होती है, अंडे की दीवार जो होती है, ये जो दीवार होती है इससे जो है यौक जो होता है पीतक, उसका जो है स्रवण होता है, सिक्रेशन होता है, तो स्रावित होता है यौक। तो यौक का स्रावण जो है अंडे की ही दीवारों से होता है। ये क्या हो गया, पीतक, या जिसे हम यौक बोल देते हैं, यौक या पीतक। तो ये अंडे का जो पीला जो है आपने देखा होगा एक लिक्विड सा होता है अंडे के अंदर, उसको हम यौक या पीतक बोलते हैं। और ये यहाँ पर हो गया, यहाँ पर बीज जिसे हमने शुक्राणु बोला है, और ये पूरा अंडा यहाँ पर हो गया। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, शुक्राणु अंडाणु के मिलने से जाइगोट बना। जाइगोट एक कोष की अवस्था होती है जो कि सुई के नोक के आकार के बराबर होती है। यहाँ पर यौक जो है ये अंडे की ही दीवारों से स्रावित होता है, सिक्रेट होता है, और यहाँ पर ये बीज हो गया। तो ये यहाँ पर जो है इस प्रकार जो है आपको अंडा की जो है संरचना मैंने आपको बताई है। तो अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखिए साथियों, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यौक अंडे की दीवार से स्रावित होता है जो कि क्या काम करता है, अंडे को जो है, बीज को जो है पोषण देने का यहाँ पर काम करता है। तो बीज को या शुक्राणु को पोषण देने का काम कौन करेगा, पीतक जो है ये करता है, यौक जो है ये करता है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ साथियों बीज अवस्था के बारे में। अब बीज अवस्था क्या होती है, बीज अवस्था, बीज अवस्था जो होती है ये 15 दिन की होती है, अर्थात जिस दिन जो है गर्भावस्था होती है, गर्भ का जब धारण होता है तो उस दिन से लेकर के 15 दिन तक, गर्भ धारण से लेकर 15 दिन की जो अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं गर्भ धारण से 15 दिन तक। गर्भ धारण से लेकर 15 दिन तक कौन सी अवस्था होती है, बीज अवस्था यहाँ पर होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, बीज अवस्था कब तक होती है, गर्भ धारण से लेकर के 15 दिन की जो अवस्था होती है उसको हम बीज अवस्था यहाँ पर कह देते हैं। अब बीज अवस्था के बाद जो है कौन सी अवस्था आती है, यहाँ पर भ्रूण अवस्था आती है। बीज अवस्था के बाद आती है भ्रूण अवस्था।
जब जायगोट का निर्माण हुआ उसके बाद आई कौन सी अवस्था, बीज अवस्था। उसके पश्चात आती है भ्रूण अवस्था। अब देखिए बीज अवस्था कितने दिन की थी, 15 दिन की। 15 दिन तो हो गए बीज अवस्था के, उसके बाद 45 दिन और जोड़ लीजिए आप, तो ये गर्भावस्था यहाँ पर हो जाएगी। अर्थात बीज अवस्था के बाद 45 दिन की अवस्था कौन सी हो गई, यहाँ पर भ्रूण अवस्था हो जाती है। तो 15 दिन तो ये तो थे बीज अवस्था के, उसके बाद 45 दिन जो एक्स्ट्रा और हो जाते हैं, तो ये भ्रूण अवस्था यहाँ पर हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। या फिर हम कह सकते हैं कि टोटल 2 माह तक, गर्भधारण से लेकर 2 माह तक की जो अवस्था होती है उसको हम बोल देते हैं यहाँ पर भ्रूण अवस्था। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ये टोटल आपकी भ्रूण अवस्था यहाँ पर हो गई 45 दिन की, अर्थात बीज अवस्था के बाद 45 दिन या फिर गर्भधारण से लेकर 2 माह तक कौन सी अवस्था होती है, भ्रूण अवस्था यहाँ पर हो जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं, जब भ्रूण अवस्था आ जाती है तो उसके बाद जो है, भ्रूण अवस्था के बाद यहाँ पर बात करने वाला हूं, भ्रूण के चारों ओर जो है 3 परत का निर्माण होता है। वो 3 परतें कौन कौन सी हैं, तो भ्रूण अवस्था में 3 परतों का निर्माण होता है। तो भ्रूण अवस्था की हम परतों की बात करने वाले हैं। तो भ्रूण अवस्था में कौन सी यहाँ पर परतें होती हैं, देखते हैं। तो भ्रूण अवस्था में यहाँ पर कितनी परतों का निर्माण होता है, भ्रूण अवस्था में यहाँ पर 3 परतों का निर्माण होता है। अब वो 3 परतें कौन सी होती है वो आपको बता देता हूँ। 3 परतों में फर्स्ट होती है यहाँ पर एक्टोडर्म, एक्टोडर्म जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म को हम बाह्य त्वचा बोल देते हैं, बाह्य त्वचा। उसके बाद यहाँ पर दूसरी जो परत बनती है भ्रूण के चारों ओर वो होती है मध्य परत, जिसे हम मीजोडर्म के नाम से जानते हैं। तो इसको बोल देते हैं हम यहाँ पर मीसोडर्म या फिर मीजोडर्म, एक ही बात है, जिसे हम कह देते हैं मध्य परत। तीसरी परत जो है भ्रूण के चारों ओर बनती है उसको हम बोल देते हैं एंडोडर्म। सबसे अंदर की ओर होती है ये परत, इसको एंडोडर्म या फिर आंतरिक परत के नाम से इसको जानते हैं, आंतरिक परत। अब ये 3 परतें जो हैं भ्रूण के चारों ओर यहाँ पर निर्माण इनका हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बाहर की ओर एक्टोडर्म का निर्माण होता है, बीच वाली जो होती है उसको मीजोडर्म कह देते हैं, और एंडोडर्म जो होती है वो सबसे आंतरिक परत यहाँ पर हो जाती है। अब देखिए एक्टोडर्म की मैं यहाँ पर बात करूं तो एक्टोडर्म से बाल और त्वचा का निर्माण यहाँ पर होता है। तो भ्रूण में बाल का निर्माण और त्वचा जो होती है स्किन, इन दोनों का निर्माण ये एक्टोडर्म जो है करती है। तो ये बाहरी वाली जो परत होती है, सबसे बाहर वाली जो बाह्य त्वचा होती है, ये बाल और त्वचा जो है इसका निर्माण करती है एक्टोडर्म। उसके बाद मीजोडर्म की यहाँ पर मैं बात करता हूँ। तो मीजोडर्म जो है ये मांसपेशियों का, मसल्स का निर्माण करने का काम कौन करती है, मीजोडर्म, मांसपेशियों का। अब देखिए मांसपेशियों का निर्माण इसने कर दिया मीजोडर्म या मध्य परत ने। उसके साथ साथ क्या करती है ये मध्य परत, हृदय, लीवर और मस्तिष्क, इन तीनों का कवच जो होता है, लीवर और मस्तिष्क, इन तीनों का खोल बनाती है। तीनों का क्या बनाती है, खोल। इन तीनों का कवच या खोल का निर्माण ये करती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको मध्य परत का क्या काम है। मध्य परत मांसपेशियों का निर्माण करती है, साथ में हृदय, लीवर और मस्तिष्क जो होते हैं इनका बाहरी खोल या फिर आवरण, जिसके अंदर हृदय, मस्तिष्क और लीवर जो है सुरक्षित रहते हैं। तो सबसे बाहर वाला जो कवच होता है जिसके अंदर ये सुरक्षित रहते हैं, उस खोल का निर्माण कौन करती है, मीजोडर्म करती है। अब देखिए एंडोडर्म जो है ये क्या काम करती है, तो ये आपको मैं बता देता हूँ। एंडोडर्म का काम होता है हृदय, मतलब जो आंतरिक अंग होते हैं शरीर के अंदर वाले आंतरिक अंग, उनका निर्माण करने का काम एंडोडर्म करता है। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, आंतरिक अंगों में जैसे कि हृदय हो गया, मस्तिष्क हो गया और यहाँ पर लीवर हो गया। तो इन अंगों का निर्माण करने का काम कौन करता है, हृदय, मस्तिष्क और लीवर, इनका जो है इनका निर्माण करने का काम एंडोडर्म परत जो है
मध्य परत करती है। जबकि इनके खोल या कवच का निर्माण कर रही थी मध्य परत, और जबकि इन अंगों का पूर्ण रूप से निर्माण करने का काम करती है यहाँ पर एंडोडर्म। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये अंग हो गए जिनका निर्माण ये परतें करती हैं। तो ये इसके संबंधित अंग हो गए जिनका निर्माण जो है ये परतें करती हैं। तो ये 3 परतें आपको ध्यान रखनी है। इन 3 परतों में जो है आपको ध्यान रखना, फर्स्ट जो है एक्टोडर्म बाह्य त्वचा, जो कि बाल और त्वचा का निर्माण करती है। मीसोडर्म जो है मध्य परत मांसपेशियों का निर्माण करती है, साथ में हृदय, लीवर और मस्तिष्क और जो है खोल या कवच का निर्माण ये करती है। एंडोडर्म आंतरिक परत हृदय का, मस्तिष्क का, लीवर का निर्माण यहाँ पर करती है। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ साथियों भ्रूण के बारे में और कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये भ्रूण अवस्था 16वें दिन से स्टार्ट हुई थी, अर्थात 15 दिन तक बीज अवस्था थी, और 15 दिन के बाद 16वें दिन से लेकर जो अगले 45 दिन थे उनमें जो है भ्रूण अवस्था स्टार्ट हुई थी। 16वें दिन से 45 दिन तक लगातार थी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो भ्रूण अवस्था की यहाँ पर बात हो गई। भ्रूण अवस्था में 3 परतों का निर्माण हुआ, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। तो ये तीनों परतें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होंगी। अब देखिए बीजावस्था के बाद जो है 45 दिन तक या गर्भ धारण के बाद 2 माह तक जो है ये भ्रूण अवस्था थी, और 3 परतें इसमें बनी थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। ये यहाँ पर ध्यान रखना है। अब साथियों मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ भ्रूण के बारे में। देखिए 9 माह या 280 दिन के गर्भकाल के बाद जो है बालक जन्म लेता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए एक बालक जो है लगभग यहाँ पर जो है 6 माह के आसपास जो है पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जब बालक जो है 6 माह का हो जाता है गर्भावस्था में, तो पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, मतलब उसके सभी अंगों का निर्माण लगभग हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है 6 माह का जो शिशु होता है, 6 माह का, वो पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। पूर्ण स्वरूप। तो 6 माह का जो बच्चा होता है, शिशु जो होता है, वो पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और 9 माह के बाद जो है 9 माह के बाद शिशु का जन्म होता है। लगभग जो है हम कह सकते हैं 9 माह या फिर 280 दिन भी यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो नॉर्मली जो है 280 दिन में जो है शिशु का जन्म यहाँ पर हो जाता है। तो 9 माह या 280 दिन में जो है शिशु का यहाँ पर क्या हो जाता है, 280 दिन में शिशु का यहाँ पर जन्म हो जाता है। अब देखिए एक बात और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए 5 माह का जब शिशु हो जाता है तो उसमें दांतों का निर्माण होने लग जाता है। तो 5 माह के शिशु में यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, दांतों का निर्माण होने लग जाता है। तो ये आपकी गर्भावस्था की महत्वपूर्ण बातें थी। अब यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना है, ये जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं बात करता हूँ गर्भावस्था में, यहाँ पर ये प्लेसेंटा होता है और यहाँ पर ये भ्रूण होता है। देखिए ये हो गया यहाँ पर प्लेसेंटा, जैसे हम अपरा नाल के नाम से भी जानते हैं। प्लेसेंटा कह दो, अपरा कह दो या फिर नाल कह दो, ये तीनों एक ही बात होती है यहाँ पर। ये क्या काम करती है, भ्रूण को पोषण देने का काम करती है, भ्रूण को पोषण देने का। ये यहाँ पर भ्रूण हो गया, भ्रूण, या फिर इसको हम कह देते हैं यहाँ पर शिशु। अब देखिए यहाँ पर नाल होती है साथियों, देखिए यहाँ पर नाल होती है, जनन नाल। इस जनन नाल से ही जो है बच्चे का जन्म यहाँ पर होता है, ये जनन नाल होती है। अब देखिए जनन नाल जो होती है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय जो है प्लेसेंटा के द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है साथियों, ये रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है यहाँ पर, ये रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ये जनन नाल को यहाँ पर चौड़ा करने का काम करता है।
तो ध्यान रखना है, रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है, ये जो है प्लेसेंटा से होता है। तो प्लेसेंटा से जो है यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो सिक्रेट होता है। और रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, रिलैक्सिन हार्मोन जनन नाल को यहाँ पर क्या कर देता है, चौड़ा करने का काम करता है। जनन नाल को क्या करता है, ये चौड़ा करता है। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आता है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये भी जो है यहाँ पर ये जन्म के समय ये मदद करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये इसका भी जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है गर्भावस्था से इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे बाल विकास के अंदर, वो हमने बात करी। उसके बाद अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर शैशव अवस्था के बारे में। भ्रूण अवस्था आपकी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद मैं बात करूँगा शैशव अवस्था के बारे में। अब देखिए शैशव अवस्था जो है ये लगभग मैं बता देता हूँ आपको 5-6 साल तक, जन्म से लेकर 5-6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको हम कह देते हैं यहाँ पर शैशव अवस्था। जन्म से लेकर 5-6 साल तक का जब बच्चा होता है तो उस अवस्था को हम क्या कह देते हैं, शैशव अवस्था कह देते हैं। अब शैशव अवस्था के बहुत सारे उपनाम हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब देखिए शैशव जो अवस्था होती है उसे हम कह देते हैं सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल क्यों कहते हैं, सीखने का आदर्श काल, क्योंकि इस अवस्था में जो है बच्चा बहुत ज़्यादा सीखने की क्षमता रखता है। तो इस वजह से इसको सीखने का हम क्या कह देते हैं, सीखने का आदर्श काल। शैशव अवस्था जो होती है सीखने का आदर्श काल क्यों होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को बच्चा जो है इस अवस्था में सीखता है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सीखने का आदर्श काल कह देते हैं इस अवस्था को हम। उसके बाद जो है ये जीवन की आधारशिला के नाम से भी शैशव अवस्था कहलाती है। तो जीवन की आधारशिला, इसको हम जीवन की आधारशिला क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चा है वो संपूर्ण जानकारियों को सीख लेता है और पूरे जीवन भर इन चीजों को जो है वो काम में लेता है। तो जीवन की ये आधारशिला, ये अवस्था यहाँ पर हो जाती है। तो सीखने का आदर्श काल, जीवन की आधारशिला, इस अवस्था को हम कह देते हैं। और यहाँ पर जो है इस अवस्था में क्या हो जाता है, नैतिकता जो है बच्चे में बिल्कुल खत्म हो जाती है, इसलिए इस अवस्था को हम नैतिक शून्य काल के नाम से भी जानते हैं। नैतिक शून्य काल, क्योंकि बच्चे में नैतिकता बिल्कुल नहीं होती है इस अवस्था में। कोई भी चीज के प्रति उसमें जो है कोई दया भाव नहीं होता है, किसी भी प्रकार की इसमें जो है व्यक्ति में नैतिकता, बच्चे में जो है नैतिकता नहीं होती है। तो इसको नैतिक शून्य काल भी कह देते हैं और उदासीनता का काल भी यहाँ पर कह देते हैं। तो ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उदासीनता का काल, उदासीनता का काल, उदासीनता काल भी इसको हम कह देते हैं। उसके बाद इस अवस्था को ध्यान रखना है, अनुकरण की अवस्था भी कह देते हैं। अनुकरण की अवस्था, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, अनुकरण की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, शैशव अवस्था को अनुकरण की अवस्था कह देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, अनुकरण की अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है, शैशव अवस्था को कहा जाता है। क्यों कहते हैं अनुकरण की अवस्था, क्योंकि बच्चे इसमें जो है अपने बड़ों का अनुकरण करने लगते हैं। जैसे कि मान लो उसके पिताजी जो है कोलगेट करते हैं तो बच्चे भी उसको देख देख कर कोलगेट करने लग जाते हैं। तो बच्चों में जो है अनुकरण करने की क्षमता का जो विकास होता है वो जो है शैशव अवस्था में हो जाता है, 5 से 6 साल तक यहाँ पर हो जाता है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस अवस्था को हम जो है अनुकरण की अवस्था भी कह देते हैं, नैतिक शून्य काल कह देते हैं, उदासीनता का काल कह देते हैं, और जो है यहाँ पर सीखने का आदर्श काल, और यहाँ पर जीवन की आधारशिला भी कह देते हैं। और इस अवस्था को जो है तीव्र विकास काल भी कह देते हैं, तीव्र विकास काल। तीव्र विकास काल क्यों कहते हैं, बच्चे में बहुत जल्दी जल्दी जो है इस अवस्था में जो है विकास होने लग जाता है, लंबाई भी बढ़ती है बच्चे की, दांत भी आने लग जाते हैं। 5 से 6 माह के बच्चे में दांत निकल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे और भी जो अस्थायी दांत होते हैं उनका निर्माण यहाँ पर लगभग 20 दांत जो है 4 से 5 साल तक का जब बच्चा होता है तो उसमें लगभग 20 दांत जो है वो बन जाते हैं, जिन्हें हम अस्थायी दांत या दूध के दांत के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो इस अवस्था को तीव्र विकास काल कह देते हैं। जीवन की आधारशिला भी इसको कहते हैं, सीखने का आदर्श काल, नैतिक शून्य काल, उदासीनता का काल, अनुकरण की अवस्था भी इस अवस्था को कहा जाता है, और तीव्र विकास काल भी इस अवस्था को यहाँ पर हम कह देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और ध्यान रखना है आपको, सजीव चिंतन की अवस्था।
सजीव चिंतन की अवस्था। तो यहाँ पर इस अवस्था को सजीव चिंतन की अवस्था क्यों कह देते हैं? क्योंकि बच्चा जो है हर चीज को सजीव मानने लगता है। जैसे कि मान लो किसी दीवार पर जो है किसी देवता की मूर्ति लगी हुई है, तो बच्चा कहता है कि ये देवता मेरी तरफ देखता है, क्योंकि उस मूर्ति वो इस डिजाइन से बनी होती है कि जो भी उसकी तरफ देखेगा तो ऐसा लगेगा कि वो उसकी तरफ देख रहा है। तो बच्चा जो है उन चीजों को, मूर्ति वगैरह उन सभी को जीवित मान लेता है, सजीव मान लेता है और चिंतन करने लग जाता है। तो इस वजह से इस अवस्था को हम सजीव चिंतन की अवस्था भी कह देते हैं। तो बालक शैशव अवस्था में सजीव चिंतन करने लगता है, इस वजह से इस अवस्था को हम क्या कह देते हैं? सजीव चिंतन की अवस्था भी यहाँ पर कहा जाता है। तो बहुत सारी जो है इसके उपनाम है, ये आपको ध्यान रखना है। सीखने का आदर्श काल, तीव्र विकास काल, जीवन की आधारशिला, सीखने की अवस्था, नैतिक शून्य काल, उदासीनता का काल और सजीव चिंतन की अवस्था और अनुकरण की अवस्था यहाँ पर हम जो है कह देते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ। अब देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, क्रो एंड क्रो ने एक कथन कहा था, उसको आपको ध्यान रखना है। क्रो एंड क्रो, ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्रो एंड क्रो का कथन। क्रो एंड क्रो ने जो है 20वीं सदी को बालकों की सदी कहा। 20वीं सदी को बालकों की सदी की संज्ञा दी। बालकों की सदी क्यों कहा क्रो एंड क्रो ने? क्योंकि जो है 20वीं सदी में बालकों के बारे में बहुत सारे अनुसंधान किए गए थे। उन अनुसंधान जो है 20वीं सदी में ये अनुसंधान सबसे ज्यादा किए गए थे। इस वजह से क्रो एंड क्रो ने 20वीं सदी को जो है बालकों की सदी का नाम दिया। तो ये कथन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो 20वीं सदी को बालकों की सदी किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा था। तो ये यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना है। अगली मैं बात करता हूँ। मैंने आपको वैसे भी बता दिया है कि परिभाषाएं एग्जाम में कम पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जो भी मोस्ट मेरे को लगती हैं। देखिए, वैलेंटाइन ने क्या कहा? वैलेंटाइन के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ। वैलेंटाइन ने जो है इसकी क्या परिभाषा दी। तो वैलेंटाइन के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि जो है शैशव अवस्था क्या है। तो वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल इसको हम कह देते हैं, सीखने का आदर्श काल। तो वैलेंटाइन के अनुसार जो है शैशव अवस्था क्या कहलाती है? शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। तो वैलेंटाइन ने क्या कहा कि बालक जो है इस अवस्था में सबसे ज्यादा सीखता है, इसलिए इसको जो है सीखने का आदर्श काल यहाँ पर कह दिया। तो वैलेंटाइन के अनुसार जो है शैशव अवस्था क्या कहलाती है? शैशव अवस्था को हम सीखने का आदर्श काल यहाँ पर कह देते हैं। तो यहाँ पर वैलेंटाइन की परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। वैलेंटाइन के बाद जो है आपको यहाँ पर नेक्स्ट परिभाषा ध्यान रखनी है, वॉटसन की। तो ये थोड़ी टफ होती हैं परिभाषाएं याद रखना, लेकिन क्योंकि पूरी साइकोलॉजी आप पढ़ोगे तो बहुत सारी परिभाषाएं हो जाएंगी जो कि आपको मिक्स हो जाती हैं, याद नहीं रहती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये परिभाषाएं एग्जाम में कम पूछी जाती है, लेकिन फिर भी 2-4 परिभाषाएं में इंपॉर्टेंट जो हैं वो बता देता हूँ। तो वॉटसन ने क्या कहा था? वॉटसन ने कहा था कि शैशव अवस्था जो होती है, शैशव अवस्था ये तीव्र विकास की अवस्था है। शैशव अवस्था तीव्र विकास की अवस्था कहलाती है। तो वॉटसन का कथन क्या है? वॉटसन ने कहा कि शैशव अवस्था में बहुत सारे जो है जल्दी जल्दी विकास होते हैं, इस वजह से इसको क्या कह दिया? तीव्र विकास की अवस्था यहाँ पर कह दिया। अब एक कथन और आपको ध्यान रखना है, फ्राइड का कथन। फ्राइड ने क्या कहा था शैशव अवस्था के बारे में? तो फ्राइड ने शैशव अवस्था को क्या कहा? फ्राइड के अनुसार शैशव अवस्था जो होती है वो जीवन की क्या कहलाती है? आधारशिला। जीवन की आधारशिला। तो ये यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो जीवन की आधारशिला। क्रो एंड क्रो ने कहा 20वीं सदी को बालकों की सदी। वैलेंटाइन ने शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा। क्रो एंड क्रो का कथन आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना है।
वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल कहलाता है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल, वॉटसन के अनुसार तीव्र विकास की अवस्था, और यहाँ पर फ्राइड के अनुसार शैशवावस्था जीवन की आधारशिला यहाँ पर कहलाती है। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कुछ जो है शैशवावस्था के बारे में जो है कुछ कथन कहे, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 से 6 साल तक की ये अवस्था होती है। अब देखिए, शैशवावस्था में जो है बच्चे के शिशु के शरीर में जो है बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारी जो है चेंजेज होते हैं, उनके बारे में मैं यहाँ पर अब बात करूँगा। अब देखिए, शैशवावस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उनकी मैं बात करने वाला हूँ। शैशवावस्था की सामान्य विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए, शैशवावस्था की सामान्य विशेषताओं में आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर शारीरिक विशेषताओं की। शारीरिक विशेषताएं क्या क्या हैं। शारीरिक विशेषताओं में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वजन। तो यहाँ पर जो है वजन जो होता है शिशु में वो लगभग 7 पाउंड के बराबर होता है। तो बालक शिशु का वजन लगभग 7 पाउंड होता है, जबकि जो है बालिका शिशु में थोड़ा वजन जो है यहाँ पर कम होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, बालक शिशु का वजन जो है जन्म के समय ज़्यादा होता है बालिका शिशु की तुलना में। तो यहाँ पर बालिका शिशु से जो है बालक शिशु में वजन जो है जन्म के समय ज़्यादा होता है। तो बालक शिशु का लगभग 7 पाउंड के आसपास होता है, जबकि बालिका शिशु का वजन जो है कम होता है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूँ दूसरा शारीरिक जो विशेषता है उनमें पहला वजन हो गया। अगला मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ लंबाई। लंबाई में बता देता हूँ आपको, लगभग जन्म के समय जो है बालक शिशु की लंबाई लगभग 20 इंच के आसपास होती है, जबकि मैं बता देता हूँ बालक शिशु की अपेक्षा जो है बालिका शिशु की लंबाई कम होती है। बालक की अपेक्षा बालिका शिशु की लंबाई यहाँ पर कम होती है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वजन के बारे में, लंबाई के बारे में। देखिए, यहाँ पर पहली विशेषताएं चल रही हैं बालक की शैशवावस्था में कौन कौन सी शारीरिक विशेषताएं हैं। पहले मैंने बात करी वजन की। बालक का जो वजन होता है वो बालिका की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है जन्म के समय, और लंबाई भी जो है बालक की जो है बालिका की तुलना में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट सी यहाँ पर मैं डालता हूँ। तो सी में मैं बात करूँ तो बालक शिशु का जो हड्डियों की मैं बात करूँ, हड्डियाँ बालक शिशु में जो है जन्म के समय लगभग जो है हड्डियों की मैं बात करूँ तो 270 हड्डियाँ होती हैं। हड्डियाँ, तो बालक में जन्म के समय कितनी हड्डियाँ होती हैं? जन्म के समय 270 हड्डियाँ होती हैं। जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 270 हड्डियाँ होती हैं। उसके पश्चात जो है उसमें 370 हो जाती है, अर्थात 350 या 370 के आसपास हो जाती है। 350 भी हम कह सकते हैं। तो लगभग जो है जन्म के बाद यहाँ पर कितनी हो जाती हैं? 350 यहाँ पर हो जाती हैं। उसके पश्चात जब वो एडल्ट हो जाता है तो उसमें 206 हो जाती है। तो जन्म के समय इतनी हो गई। शैशवावस्था में 350 तक भी हो जाती हैं। शैशवावस्था में मतलब 5 से 6 साल तक शैशवावस्था। शैशवावस्था में यहाँ पर 350 हो जाती हैं, और जब वो वयस्क होता है तो बच्चे में जो है लगभग 206 अस्थियां यहाँ पर हो जाती हैं। तो ये यहाँ पर हड्डियों की संख्या आपको याद रखनी है। जन्म के समय 270, शैशवावस्था में 350, और वयस्क जब एडल्ट हो जाता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तो उसमें जो है हड्डियों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि उसकी कई अस्थियां आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर अस्थिकरण उसको हम कह देते हैं। जब बड़ा होता है तो उसकी कई हड्डियां जुड़ जुड़ के जो है एक हो जाती हैं। इस वजह से उसमें हड्डियों की संख्या में कमी आ जाती है। जब वो एडल्ट हो जाता है तो 206 के आसपास यहाँ पर हो जाती है। हड्डियों के बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट यहाँ पर मांसपेशियों की, मसल्स की। तो शारीरिक विशेषताओं में अगली हम बात कर रहे हैं मांसपेशियों। देखिए, जन्म के समय जो है बालक में मांसपेशियां लगभग जो होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ 10 से 15% के आसपास होती हैं।
जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय मांसपेशियां जो होती हैं शरीर में वो अपने जो है शरीर का 10 से 15% भाग बनाती हैं। 10 से 15%, 10 से 15% जो है हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं, हमारे कुल शरीर का 10 से 15% मसल्स होती हैं। उसके बाद जन्म के बाद कुछ समय पश्चात जो है लगभग 27 से 28% तक ये हो जाती हैं। और जो है जब वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो लगभग 50 से 55% तक यहाँ पर मसल जो है हो जाती हैं। तो वयस्क में जो है पूरे शरीर का लगभग 50 से जो है यहाँ पर 55% तक क्या होती हैं, 50 से 55% तक मांसपेशियां यहाँ पर होती हैं। तो 50 से 55%, तो ये होती है 10 से 15% जन्म के समय होती है। उसके पश्चात बाल्यावस्था तक उसमें जो है लगभग 27 से 28% तक हो जाती है। और यहाँ पर जो है जब वो पूर्ण रूप से वयस्क हो जाता है तो उसमें ये अस्थियां जो इसमें जो है मांसपेशियां जो है लगभग पूरे शरीर का जो है 50 से 55%, मतलब 50% जो शरीर होता है वो किसका बना होता है, मसल्स का बना होता है। तो जन्म के समय 10 से 15%, बाल्यावस्था में 27 से 28% और वयस्क जब हो जाता है तो लगभग 50 से 55% भाग जो है शरीर का वो मसल से बना हुआ है। तो ये हमारे शरीर की कुछ महत्वपूर्ण जो है शारीरिक विशेषता थी। जब जो बच्चा शैशवावस्था में होता है उसके पश्चात जो विकास होते हैं, उसके पश्चात शरीर में क्या क्या परिवर्तन यहाँ पर होते हैं। तो ये शरीर में कुछ परिवर्तन हुए। दांत भी मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 5 माह के आसपास निकलने लग जाते हैं। 4 से 5 साल तक दांत जो है लगभग कितने हो जाते हैं, 20 तक हो जाते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप डाल सकते हैं दांत। तो शैशवावस्था में लगभग यहाँ पर मैं बता देता हूँ 5 माह का जब होता है तो उसमें लगभग दांत जो है निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और 4 से 5 साल की अवस्था तक उसमें कितने हो जाते हैं, 4 से 5 साल की अवस्था तक जो है उसमें 4 से 5 वर्ष तक बालक में दांत कितने हो जाते हैं, 20 यहाँ पर हो जाते हैं। 20 दांत जिन्हें हम क्या कह देते हैं, अस्थायी दांत कह देते हैं या फिर दूध के दांत कह देते हैं। तो उनको हम क्या कह देते हैं, दूध के दांत। तो ये बच्चे में होने वाली शारीरिक विशेषताएं हैं। शैशवावस्था के दौरान कौन कौन सी जो है उसमें शारीरिक चेंज होते हैं। अगली मैं बात करूंगा यहाँ पर साथियों, दूसरा पॉइंट बौद्धिक विशेषताएं। तो पहले मैंने यहाँ पर बात करी थी शारीरिक विशेषताओं के बारे में, अगली मैं बात करने वाला हूँ बौद्धिक विशेषताएं। देखिए बौद्धिक विशेषताओं में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर बता देता हूँ, तो प्राणी का जो शिशु का जो शरीर होता है वो यहाँ पर टोटल जो है उसका जो सिर होता है, तो सिर लगभग 22 से 25% भाग बनाता है जन्म के समय। और बाद में जब वो प्रौढ़ हो जाता है तो लगभग 10% भाग ही जो है वो सिर का निर्माण यहाँ पर कर देता है। तो ये आपको कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये यहाँ पर बौद्धिक विशेषताओं में मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि बालक में जो है जन्म के समय, सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, सिर की बात कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। सिर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो सिर जो है, सिर ये लगभग 22 से 25% तक यहाँ पर भाग बनाता है। शरीर का टोटल 22 से 25% तक ये भाग बनाता है जन्म के समय। उसके पश्चात ये लगभग कम होता जाता है, लगभग 10% तक पहुंच जाता है। तो जन्म के समय तो लगभग 22 से 25% भाग जो है सिर का निर्माण करता है, जबकि जब वो वयस्क हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, तो उस समय जो है लगभग 10% भाग ही जो है वो सिर का होता है। पूरे शरीर का 10% भाग ही सिर बनाता है वयस्क अवस्था में, जबकि जन्म के समय लगभग 20 से 25% भाग जो है शरीर का वो जो है सिर का निर्माण करता है। तो सिर का निर्माण लगभग 22 से 25% भाग में होता है जन्म के समय। तो ये यहाँ पर सिर से इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी जो कि बौद्धिक विशेषताएं क्यों कहते हैं, क्योंकि सिर से रिलेटेड जो है वो बुद्धि से रिलेटेड है, इसलिए जो है इसको हम बौद्धिक विशेषताओं में रखते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ जो है बौद्धिक यहाँ पर परिवर्तन होते हैं शैशवावस्था में, तो उनकी मैंने यहाँ पर बात करी है। अब कुछ जो है मनोवैज्ञानिकों के कथन की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, उन कथनों की बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ यहाँ पर मस्तिष्क के बारे में।
मस्तिष्क जो होता है जन्म के समय जो है बच्चे में लगभग 350 ग्राम होता है। जन्म के समय मस्तिष्क का जो भार होता है, जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है, वो 350 ग्राम होता है। मस्तिष्क का भार कितना होता है, लगभग 350 ग्राम। तो जन्म के समय आपको ध्यान रखना है मस्तिष्क का जो कुल भार होता है, कुल वेट जो होता है वो लगभग 350 ग्राम यहाँ पर होता है। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो जो है एग्जाम में आपसे पूछी जा सकते हैं। देखिए जॉन लॉक की मैं आपको बता देता हूँ। ये जॉन लॉक का जो है कथन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता रहा है। जॉन लॉक क्या कहता है कि जब बालक जन्म लेता है तो उस समय वो पूरी तरह से कोरे कागज की तरह होता है। तो बालक जो है जन्म के समय कैसा होता है, जन्म के समय कोरे कागज के समान, जन्म के समय कोरे कागज के समान होता है। जन्म के समय बालक कोरे कागज के समान होता है। उसके पश्चात अनुभवों से, उसके पश्चात जीवन में जैसे जैसे प्रगति करता है, उसके अर्थात आगे बढ़ता जाता है और अपने अनुभवों के अनुसार जो है आगे काम करता है, मतलब अनुभवों को उस पर लिखता जाता है। तो जन्म के समय कोरे कागज के समान पैदा होता है, उसके पश्चात जो है अपने अनुभवों को जो है जीवन भर उसमें लिखता रहता है। अनुभवों को, जो उसने जीवन में जो अनुभव लिए हैं उनको वो अपने मस्तिष्क में लिखता रहता है। अनुभवों को मस्तिष्क में लिखता रहता है, अर्थात याद करता रहता है। जॉन लॉक का ये कथन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जॉन लॉक निम्न में से कौन सा कथन है जॉन लॉक का, कि जन्म के समय कोरे कागज के समान बालक पैदा होता है, कोरे कागज के समान, और अनुभवों को जो है वो अपने मस्तिष्क में लिखता रहता है। तो ये यहाँ पर जॉन लॉक का कथन है जो कि एग्जाम में अक्सर जो है यहाँ पर पूछा जाता रहा है। तो ये जॉन लॉक का कथन आपको ध्यान रखना है कि जन्म के समय शिशु का जो मस्तिष्क होता है वो कोरे कागज के समान होता है, जिस पर वो अपने अनुभवों को लिखता रहता है। जन्म के समय कोरे कागज के समान, अर्थात जन्म के समय बच्चे का जो मस्तिष्क होता है कैसा होता है, कोरे कागज के समान होता है, जिस पर वो जो है अपने जीवन में जो है वो उस पर अनुभवों को लिखता रहता है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर गुडेनफ की। तो गुडेनफ ने क्या कहा था कि 3 वर्ष की जो है आयु तक बालक की बुद्धि का जो है आधा विकास होता है। तो गुडेनफ का कथन भी आपको ध्यान रखना है। गुडेनफ के अनुसार जब 3 साल का बालक हो जाता है तो उसमें आधी बुद्धि का ही विकास हो पाता है। गुडेनफ का कथन क्या है, गुडेनफ, तो गुडेनफ की हम बात करते हैं। गुडेनफ कहता है कि 3 वर्ष की आयु तक यहाँ पर मस्तिष्क ले लेना है आगे, मस्तिष्क कैसा होता है, कोरे कागज के समान। 3 वर्ष की आयु तक बालक में आधी बुद्धि का विकास होता है, बालक की केवल आधी बुद्धि का विकास ही हो पाता है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, गुडेनफ ने क्या कहा था कि 3 वर्ष की आयु तक बालक की आधी बुद्धि का विकास यहाँ पर हो पाता है। तो ये गुडेनफ का कथन भी जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जॉन लॉक का कथन, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। लास्ट आपका एक कथन और बचा है फ्राइड का, वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। शैशव अवस्था के बारे में ये कुछ कथन है, ये आपको ध्यान रखना है। जॉन लॉक ने दिया था, उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया इसका, गुडेनफ का, उसके बाद लास्ट है फ्राइड का। फ्राइड ने क्या बताया था कि 5 वर्ष की आयु तक बालक को जो बनना होता है वो बन जाता है। जब बालक 5 वर्ष का होता है तो 5 वर्ष की आयु तक 5 वर्ष की आयु तक बालक को जो बनना होता है
जो बनना होता है वो बन जाता है। तो ये यहाँ पर आपका लास्ट कथन था शैशवावस्था के बारे में। फ्रायड ने कहा था कि 5 साल का जब तक बालक होता है उसको जो बनना होता है वो बन जाता है, अर्थात 5 साल की आयु तक उसमें जो भी विचार बच्चे में आते हैं वो जो है वही विचार पूरे जीवन भर काम आते हैं। इसलिए 5 साल की आयु तक बालक में जो यहाँ पर जो है जो 5 वर्ष की आयु तक बालक को जो बनना होता है वो बन जाता है। उसके बाद उसमें जो है अन्य जो है विकास नहीं हो पाता है। 5 साल तक ही विकास जो है मैक्सिमम बच्चे में होता है, उसके बाद उन्हीं चीज़ों का वो अनुसरण करता रहता है पूरे जीवन भर। तो ये कुछ कथन थे शैशवावस्था के बारे में जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने गर्भावस्था और शैशवावस्था में जो है बालक के विकास के बारे में पढ़ा है। तो ये आज जो है बाल विकास का पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद हम बाल विकास का नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। तो आपको बता देता हूँ लैब असिस्टेंट 2023। तो लैब असिस्टेंट 2023 का अपना जो है कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है, कई दिन हो चुके हैं, क्लासेज रेगुलरली चल रही हैं, वीडियोज आपको जो है ऐप में मिल जाएंगी। बता देता हूँ टोटल फीस यहाँ पर 1128 है। टोटल जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलेगा। पेपर फर्स्ट में जो न्यू डेटा चेंज हुए हैं क्योंकि अब 19 जिले बन गए हैं, 19 जिले बनने के बाद टोटल जिलों की संख्या हो गई है 50, क्योंकि पहले 33 थे, 19 और बन गए। 52 होने चाहिए लेकिन 52 क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जयपुर और जोधपुर जो है वो उत्तर दक्षिण में बट गए। पहले केवल 1-1 थे, अब उनको 2-2 बना दिया है और 1-1 का सिस्टम खत्म हो गया है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है, टोटल 2 आपको कम कर देना है, 52 में से 50 हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पेपर 1 और पेपर 2 टोटल जो है आपको ये दोनों यहाँ पर इस कोर्स में मिलेंगे। तो ये यहाँ पर लैब असिस्टेंट 2023 का कोर्स है जिसमें आपको जो है संपूर्ण पेपर फर्स्ट का सिलेबस मिलेगा, नए आंकड़ों के साथ जो भी डेटा चेंज होंगे उनके साथ मिलेगा, और पेपर 2 आपको मिलेगा, जिससे बाहर आपके एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा वादा है आपसे। तो ये आपका जो है यहाँ पर पूरा लैब असिस्टेंट का कोर्स आप ले सकते हो। आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको जो है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऐप जो है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। राजस्थान इंस्टीट्यूट, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। तो ये राजस्थान इंस्टीट्यूट ऐप जो है इसमें आप एंटर करने के पश्चात जो है स्टोर वाले ऑप्शन पर जाएं, जहां पर आपको जो है कोर्स जो है मिल जाएगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। तो ये जो है आज का टॉपिक था गर्भावस्था और भ्रूणावस्था के बारे में, शैशवावस्था के बारे में। तो ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको जो है अगली बार जो है पार्ट 4 में आपको मिलेगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।